सब ओर से मन को हटाकर एकाग्रचित्त होकर नेत्रों को कोमलता से बंद करते हुए एक बार प्रणव ध्वनि ओम। सर्वप्रथम परमपिता परमेश्वर को प्रणाम, माता पिता को प्रणाम, गुरुओं को आचार्यों को प्रणाम, आप सभी के माता पिता को प्रणाम, आप सभी के गुरुओं को प्रणाम, आचार्यों को प्रणाम, आप सभी को मेरा प्रणाम। ओम नमस्ते जी। संबंधों में चूक। संबंध जिंदगी में संबंध तो रहेंगे। जिंदगी में बनने वाले कोई भी संबंध, वो पति पत्नी का संबंध हो, माता पिता बच्चों का संबंध हो, कर्मचारी सेवक का संबंध हो, शिक्षक विद्यार्थी का संबंध हो, और भी न जाने कितने संबंध, हमसे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चूक होती रहती है। चूक होती है तो हम सीखते भी रहते हैं, उन्हें ठीक करते रहते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। बस यूं ही तो चलती रहती है हमारी जिंदगी। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसा हो जाता है, कोई ऐसी बात हो जाती है, ऐसी खटास, ऐसी गांठ मन में पड़ जाती है, फिर वो चीजें चाह कर भी ठीक हो नहीं पाती, हमें ताउम्र याद रह जाती है। और जो चीज ताउम्र याद रहती है वो हमें कभी एक नहीं होने देती। कभी तो हम भुला देते हैं, कभी हम चाह कर भी नहीं भुला पाते, और कभी तो हम चाहते ही नहीं हैं भुलाना। तो हमारे संबंध हो प्यारे, हमारे संबंध हो मीठे, ये किस चीज पर टिका है? देखो ना, जिंदगी एक लंबी समस्याओं की श्रृंखला है ना? तो क्या हम इसके बारे में बस रोते रहना चाहते हैं? नहीं ना? या इसको हल करना चाहते हैं? क्या हम अपने बच्चों को उन समस्याओं को हल करना सिखाना चाहते हैं? सिखाना चाहते हैं जो हमारे पास तरीके हैं उनसे, जो हमने सीखे हैं उनसे, जिस तरह से हमने समस्याओं को हल किया है हम ठीक वैसे ही तो सिखाते हैं ये। या फिर हमारे माता पिता ने हमें जैसे सिखाया हो, बहुत कुछ तरीके हम वो भी इख्तियार कर लेते हैं। बहुत कुछ हम सीखते हैं समाज से, बहुत कुछ अपने अनुभवों से, और उन तरीकों को हम आगे अपने बच्चों को देते हैं। लेकिन क्या ये हम जानते हैं कि हमारे पास एक खास चीज है, बहुत ही विशेष, समस्याओं को सुलझाने के लिए? जी हाँ, आप सबको पता है, और हम सब उस चीज का बेहतरीन ढंग से प्रयोग भी करते हैं अपनी जिंदगी में। बताओ, डिसिप्लिन। जिंदगी की समस्याओं को सुलझाने के लिए बेहद जरूरी हथियार, या यूं कहिए कि टूल, औजार है आपके पास। अनुशासन के बिना हम किसी भी समस्या को नहीं सुलझा पाते। ऐसे ही लगता है ना हमें? होता भी ऐसा है। कुछ समस्याओं को तो हम थोड़े से अनुशासन से सुलझा लेते हैं, और अगर पूरा अनुशासन चले ना तो अधिकांशतः बहुत सारी समस्याओं से पीछा छुड़ा सकते हैं। जिंदगी मुश्किल क्यों होती है? लगती है ना मुश्किल? इसलिए मुश्किल लगती है क्योंकि जब समस्याओं का सामना करते हैं और उन समस्याओं को जब हल करते हैं तो हल करते समय बहुत कष्ट झेलना पड़ता है।
समस्याएं हमारे अंदर उदासी पैदा कर देती हैं, तनाव खड़ा कर देती हैं। अफसोस, डर, गुस्सा हमारे भीतर बैठ जाता है। चिंता और पछतावा उत्पन्न हो जाता है। निराशा और कभी कभी असहाय, हताशा वाली स्थिति, ये भावना हमारे अंदर जग जाती है। तो जब कभी समस्या आती है ना, तो हम बेचैन हो उठते हैं, परेशान हो जाते हैं, चिंतित हो उठते हैं। होता है ना ऐसा? अधिकतर तो बहुत दर्द भरी, किसी शारीरिक चोट से होने वाली दर्द की तरह, और कई बार तो उससे भी कहीं ज्यादा दर्द देती हैं ये समस्याएं। अच्छा, तो कोई पूछे कि ये समस्या होती क्या है, किसे कहते हैं समस्या? तो जी, दरअसल घटनाओं और टकरावों से होने वाला दर्द, तकलीफ, इसके कारण हम उन अनसुलझी घटनाओं को समस्या कह देते हैं। उन अनसुलझी घटनाओं को समस्या कहकर बुलाते हैं जिससे हमें तकलीफ होती है। और क्योंकि जिंदगी में समस्याओं का कोई अंत ही नहीं, एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी, कभी छोटी कभी बड़ी, आती ही रहती है, इसलिए जिंदगी हमेशा मुश्किलों से भरी महसूस होती है। खुशियां तो बस कौमे की तरह आती हैं एक सेंटेंस में, लेकिन फिर भी इन समस्याओं का सामना करने में और हल करने के प्रोसेस में ही तो जीवन का सार, पूरा सार छिपा हुआ है। ये समस्याएं ही हैं, ये समस्याएं ही वो मापदंड हैं जो कामयाबी और नाकामयाबी का फैसला करती हैं। देखो ना, महर्षि देव दयानंद सरस्वती जी के जीवन को हम कभी भी समस्याओं से खाली नहीं देखते ना, बचपन से लेकर जीवन के अंत तक। और उन्हें हल करते जाने से ही उनके जीवन को सफल जीवन जीने का ढंग भी मानते हैं ना। ये समस्याएं हमारे साहस और बुद्धिमानी की परीक्षा लेती रहती हैं। हमारा साहस, हमारा धैर्य, हमारी बुद्धिमानी के विकास में इनका बहुत बड़ा योगदान होता है। तो समस्याओं के कारण ही हमारा मानसिक और आध्यात्मिक विकास भी होता है। इसलिए जब भी समस्याएं सामने आए तो कहिए थैंक यू। अगर तुम ना आती तो मैं जिंदगी के सवालों को कैसे हल कर पाती? ठीक वैसे ही जैसे हम स्कूल में बच्चों को हल करने के लिए जानबूझकर सवाल दिया करते हैं, देते हैं ना। और बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा भी तो है, जो बातें चोट पहुंचाती हैं वो बातें हमें सिखाती भी हैं। कितनी सही बात कही। हम सब जिंदगी के किसी भी पड़ाव पर कभी ना कभी ऐसी ही समस्याओं से घिरे होते हैं, कि उनसे निकलने के बाद यही पाते हैं कि मैंने जिंदगी से बहुत सीखा है। यही कहते हैं ना हम सब, दरअसल जिंदगी से सीखा है। जब हम ये कहते हैं तो ये कहने का मतलब होता है कि जिंदगी में आने वाली समस्याओं को हल करने में लगने वाली जो मानसिक परेशानी लगती है उससे सीखा होता है। और यही कारण है कि समझदार लोग समस्याओं से घबराते नहीं हैं, क्योंकि यही वो क्षण है जिसमें वे समस्याओं से मिलने वाले दर्द, उससे मिलने वाली तकलीफ का सामना करना सीखते हैं। लेकिन हम में से अधिकांश लोग इतने समझदार, इतने साहसी नहीं होते। तब दर्द के कारण लगभग हम सभी कभी ज्यादा तो कभी कम समस्याओं से बचने की कोशिश करते ही हैं। हम उन्हें टालते ही रहते हैं और टालते रहते हैं इस उम्मीद के साथ कि वो चली जाएंगी। हम उनकी अनदेखी करते हैं, उन्हें भूलने की कोशिश करते हैं और ऐसे जताते हैं मानो उसका कोई अस्तित्व ही ना हो।
हम उनकी अनदेखी के लिए ड्रग्स तक का सहारा लेते हैं, यानी दर्द के एहसास को खत्म करके हम उन समस्याओं को भुला देना चाहते हैं। हम उन समस्याओं को भुला देना चाहते हैं जो हमें तकलीफ महसूस कराती हैं। हम उनका सीधा सामना करने के बजाय बस उनसे किनारा करने की कोशिश करते हैं। उनसे बचने और उनमें छिपी भावनात्मक परेशानियों से बचने की प्रवृत्ति इंसान की तमाम मानसिक बीमारियों का मूल है। हमारी मानसिक बीमारी जितनी पुरानी होती जाती है, हम एक जाल में उलझते चले जाते हैं और हमारा सारा विकास उससे बाधित होता जाता है। तो जब बात हो परिवार की, रिश्तों की, बात हो बच्चों की, तो बेहतर यही होगा कि हम खुद को और अपने बच्चों को भी मानसिक और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ रखने के लिए जरूरी उपाय अपना ही लें। मतलब केवल इतना है कि हमें खुद को और अपनी अगली पीढ़ी को ऐसी समस्याओं से निपटने के लिए तैयार करना होगा। हमें ये जानना होगा कि समस्या से सीधा मुकाबला कैसे किया जाए और इस प्रक्रिया में जो दर्द होगा उसे कैसे सहा जाए। तो ये दर्द झेलने की टेक्निक और तरीका है क्या? आखिर वो चाबी है क्या? कितनी मुश्किल है, ऐसा सोचकर ही हम पीछे हट जाते हैं। लेकिन ये टेक्निक्स इतनी जटिल नहीं है कि इनके लिए आपको किसी विशेष प्रशिक्षण की जरूरत पड़े, बल्कि इसके उल्टा ये बेहद आसान है। और जानते हैं, 10 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चे इन्हें अपना सकते हैं। फिर वो राष्ट्रपति भी हो या बड़े अधिकारी, राजा महाराजा, सब इनका इस्तेमाल करना भूल जाते हैं और तब होता है समस्या से सामना और लगती हैं समस्याएं कठिन, जटिल, यानी होता है हमारा मानसिक पतन। समाधान में समस्या उपायों की जटिलता नहीं है कि उपाय जटिल हैं इसलिए हम परेशान होते, नहीं, ऐसा नहीं है। बल्कि इन्हें अपनाने के लिए हमारे अंदर कमी है, तो इच्छा शक्ति की कमी है। हमारे अंदर जरूरी इच्छा शक्ति नहीं है। इन चाबियों से ताला खोलने के बाद, क्योंकि हमारा सीधा सामना दर्द से होता है, तकलीफ से होता है, और कोई भी वास्तव में दर्द तकलीफ का सामना करना नहीं चाहता, तो फिर वो क्या करता है? वो बचता है इन उपायों से, इन चाबियों से, इन तालों को खोलने से। तो हम ये देखेंगे कि हमारे हाथ में कितनी चाबियां। तो समाधान की पहली चाबी हमारे हाथ में हमेशा से थी और हमेशा ही है। इसको नाम हम दे सकते हैं, अपनी सेटिस्फैक्शन को बाद के लिए रखें, यानी संतुष्टि को आगे बढ़ा दीजिए। जिंदगी के दर्द और आनंद को इस तरह से एडजस्ट करना जिससे पहले समस्या का सामना किया जाए और फिर उससे उबरने के आनंद को कई गुना मजा उठा कर लिया जाए, जीने का एक बेहतरीन तरीका है। अच्छा, तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि खूब सारे मक्खन लगी रोटी, खूब सारा मक्खन जो भी आपको पसंद हो, घर का निकाला या बाहर का लाया हुआ, रोटी या पराठे, आलू के पराठे पर रखा हुआ मक्खन, हाँ, उसका कौन सा हिस्सा आप पहले खाते हैं? उस पराठे का कौन सा हिस्सा आप पहले खाते हैं? सोच सकते हैं? आपके सामने थाली है, थाली में आलू का बहुत स्वादिष्ट पराठा रखा हुआ है, उस पर ढेर सारा मक्खन रखा हुआ है, और अब आपको दिया जाता है खाने के लिए। तो आप कहाँ से शुरुआत करते हैं? कहाँ से करते हैं? हम या तो पहले किनारे की तरफ से खाना शुरू करते हैं और बीच वाले मुलायम हिस्से को हम अंत में खाते हैं, बाद के लिए रख लेते हैं।
या फिर हम पहले मुलायम मुलायम हिस्सा पहले खाते हैं और फिर धीरे धीरे बाहर की तरफ खाते जाते हैं और किनारे के हिस्सों को छोड़ भी देते हैं कई बार, और क्योंकि वो किनारे मोटे होते हैं उन्हें छोड़ भी देते हैं और अंदर का मुलायम हिस्सा पहले खा लेते हैं। तो हम सब सोचें कि हम क्या करते हैं, हम कौन सा हिस्सा पहले खाते हैं। या केक ले सकते हैं अगर आपको केक पसंद है, एगलेस केक। तो केक और उसके ऊपर बहुत प्यारी सी फ्रॉस्टिंग क्रीम ऊपर लगी है। केक के टुकड़े को किस तरह खाना पसंद करोगे आप? सोचिए, बताइए। ऊपर की क्रीम ना आपके सामने थाली है और इस तरह से समझते हैं कि उसमें हलवा रखा है, गुलाब जामुन रखा है, कोई भी आपकी पसंद की मिठाई, दही बड़ा, पापड़, दाल, सब्जी, पुलाव, चटनी, सलाद, सब कुछ बहुत सुंदर थाली सजी हुई है। तो आप सबसे पहले क्या खाते हैं? अपनी पसंद की मिठाई, मीठा जो आपको पसंद है सबसे पहले वो खाते हैं, या जो आपको सबसे कम पसंद है पहले वो खाते हैं? हलवा, गुलाब जामुन पहले खाएंगे ना, या दाल सब्जी पुलाव पहले खाएंगे और गुलाब जामुन बाद के लिए रखेंगे? खाने के तरीके से हम काम करने के सही तरीके का विश्लेषण कर पाएंगे। तो हम सब अपने अपने तरीके को देखें और जांचें और फिर विश्लेषण करें। तो देखिए, हम केक की फ्रॉस्टिंग अगर पहले खाते हैं और बाकी का केक यदि बाद में खाते हैं, तो ये पाएंगे कि किसी किसी की प्लेट में केक बचा रह जाएगा। अगर उसने केक की क्रीम फ्रॉस्टिंग को पहले खा लिया, ऊपर की सजावट को पहले खाया, नीचे का हिस्सा बाद में खाया, तो किसी किसी की प्लेट में आप देखेंगे जो बाद का हिस्सा है वो छूट जाता है, बचा रह जाता है। इसी तरह से थाली में अपने पसंद की चीज को पहले खा लेते हैं या रोटी के बीच का मुलायम पसंदीदा हिस्सा पहले खा लेते हैं, तो आप देखेंगे किसी किसी की थाली में बाद में रुचि नहीं रहती, बाद वाला खाना हमारा बचा रह जाता है। ऐसे ही किनारे की रोटी छोड़ बैठते हैं, वो हमें अरुचिकर लगती है ना। तो आप अपनी थाली को महसूस कीजिए और इसका विश्लेषण कीजिए अपने काम से। तो पाएंगे कि ऐसा करने वाले लोग काम वाले किसी भी दिन पहले वो काम करते हैं जो संतोष देता है, खुशी देता है, और बाकी के घंटों में वो काम करते हैं जो उन्हें पसंद नहीं होता। तो अक्सर देखेंगे उन लोगों के कार्य पेंडिंग होते रहते हैं क्योंकि उनसे वो जल्दी थक जाते हैं। ये हमारा कार्य के साथ संबंध, हम बोर हो जाते हैं। तो करना क्या है? तो करना ये है कि पहले उस काम को करें जो हमें पसंद नहीं है और उसके बाद उस काम को करें जो पसंद है। अपना पसंदीदा काम करने के लिए पूरा समय आप उत्साहित रहेंगे। इसे घंटों के हिसाब से भी बांटा जा सकता है, जैसे शुरू का 1 घंटा वो कार्य जो पसंद नहीं है, बाकी के 6 घंटे वो कार्य जो पसंद है, और अंत में फिर 1 घंटा बोरिंग कार्य को दिया भी जा सकता है। या शुरू के 2 घंटे हम पहले ही नापसंद कार्य को कर लें और उसके बाद पूरा सारा समय अपने पसंद के कार्य पर लगाएं। और ये एक बेहतरीन तरीका है। 1 या 2 घंटे की परेशानी के बाद 6 घंटे आनंद लेना निश्चित तौर पर 1 घंटे या 2 घंटे आनंद लिया और 6 घंटे परेशान होने से कहीं बेहतर है ना। अधिकतर बच्चे इस तरह के कामकाज का शेड्यूल बनाने के गुर को कम उम्र में, कुछ बच्चे तो 5 वर्ष की आयु में सीख जाते हैं। हम सब सीखे हुए हैं और कहीं ना कहीं अनकॉन्शियसली कर भी रहे हैं।
हो सकता है 5 वर्ष का बच्चा अपने जोड़ीदार को पहले अवसर देना पसंद करता हो ताकि अपनी बारी का पूरा लुत्फ उठा सके। हो सकता है ना कि 6 साल का बच्चा पहले केक खाए और फिर बाद में उसकी सजावट, उसकी क्रीम चेरी को खाए। स्कूल में व्याकरण की कक्षा में संतुष्ट होने की स्थिति को टालने की कवायद तो हम रोज देखते हैं, खास तौर पर होमवर्क में। 12 वर्ष तक आते आते कई बच्चे माता पिता के मार्गदर्शन के बगैर ही टीवी देखने से पहले स्वयं ही बैठकर होमवर्क पूरा करने लग जाते हैं। हम सब अपने घर में देख सकते हैं। 15 से 16 वर्ष की आयु के किशोर से तो ऐसा व्यवहार अपेक्षित है भी। हालांकि कई किशोर इस मापदंड पर खरे नहीं उतरते। जहां कई किशोरों में संतुष्टि को टालने की प्रवृत्ति विकसित हो चुकी होती है, वहीं दूसरी ओर कुछ किशोरों में इसका विकास कम देखा जाता है और कईयों में तो इसका निदान का नितांत अभाव होता है। ये बच्चे समस्याग्रस्त छात्र होते हैं। औसत या उससे बेहतर समझ होने के बावजूद उनको कम ग्रेड ही मिलते हैं क्योंकि वो कोई प्रयास ही नहीं करते। वे कमजोर पल से घबराकर क्लास या स्कूल छोड़ देते हैं। वो बिना सोचे बिना समझे आवेग में आकर कदम उठा लेते हैं और उनका ये व्यवहार उनके निजी और उनके सामाजिक जीवन में भी दिखाई पड़ता है। उनका उद्देश्य होता है अभी मजे लो, परिणाम के बारे में बाद में सोचा जाएगा। ये किशोर अपने आवेग से भरी जीवन शैली में बिल्कुल हस्तक्षेप नहीं चाहते। लोगों से झगड़ते हैं, शराब नशे के शिकार भी हो जाते हैं। इन किशोरों की जिंदगी में आवेग इतना घुला मिला होता है कि वो डॉक्टर के साथ निर्धारित मीटिंग को भी टालते रहते हैं। आप देखेंगे कि डॉक्टर से अपॉइंटमेंट घर वाले लेंगे, लेकिन वो मना कर देते हैं, ठीक समय से पहले मना कर देते हैं। ये संबंध बच्चे के साथ भी जोड़ा जा सकता है और पति पत्नी के साथ भी जोड़ा जा सकता है और पिता का बच्चों के साथ भी जोड़ा जा सकता है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है कि जिंदगी में आवेग इतना घुला मिला है कि वो समझ ही नहीं पाते कि कहाँ कहाँ चूक हो रही है, समस्या कहाँ खड़ी है। जब डॉक्टर के साथ मीटिंग निर्धारित की जाती है उस समय ये उत्साहित होते हैं, हाँ जरूर मिलेंगे, मिलना चाहिए, ले लो अपॉइंटमेंट, ले लो, मैं जरूर जाऊंगा। लेकिन जब अपॉइंटमेंट का समय आता है तो ये गायब हो जाते हैं, मिलते नहीं हैं या घर वालों पर नाराज होते हैं। इतना नाराज कि सामने वाला खुद ही उस अपॉइंटमेंट को कैंसिल कर दे। ये इस मामले को बहुत ही हल्का लेते हैं, बहुत ही नजरअंदाज करने का तरीका होता है और इन्हें किसी के भी हस्तक्षेप पसंद नहीं आते और किसी के भी हस्तक्षेप का प्रयास असफल होते ही जिंदगी में नाकामयाबियों का मानो सिलसिला चल पड़ता है। शादियां सफल होती हैं, नौकरी में परेशानियां बहुत आती हैं, पड़ोसियों से रिश्तेदारों से संबंध खराब हो जाते हैं, झगड़े बहुत होते हैं और ये सारी दुर्घटनाएं मनोचिकित्सालय तक पहुंचा देती हैं और अगर मनोचिकित्सालय नहीं गए तो जेल तक पहुंचा सकती हैं। तो ऐसा होता क्यों है? क्यों होता है ऐसा? जबकि ज्यादातर लोग संतुष्टि को कुछ समय के लिए स्थगित करने में कामयाब हो जाते हैं, तो फिर क्यों क्यों कुछ लोग इसमें नाकामयाब हो जाते हैं और इस काबिलियत को विकसित करने की स्थिति से भी काफी काफी दूर चले जाते हैं? क्यों? जीन्स को लेकर अभी स्थिति अस्पष्ट है, लेकिन फिर भी अधिकांश लक्षण इस बात की ओर ही इशारा करते हैं कि इसमें परवरिश की भूमिका महत्वपूर्ण होती है और पालन पोषण के उपयोग में लाया जाता है एक विशेष टूल, या यूं कहिए कि एक और चाबी। संतुष्टि को आगे बढ़ा देने की चाबी के बाद ये चाबी है अनुशासन की। हम सब इसका प्रयोग करते हैं ना। अगर मैं आपसे पूछूं कि चाबी का क्या काम है, चाबी का क्या काम, क्या करती है चाबी?
तो आप कहेंगे भला ये कैसा सवाल हुआ, चाबी का क्या काम होता है? चाबी ताला खोलती है, सीधी सी बात है। और 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 क्या करती है? तो आप क्या कहेंगे, चाबी का और क्या काम हो सकता है भला? चाबी ताला ही खोलती है। चाबी ताले को बंद भी करती है। यानी एक चाबी जो ताला खोल सकती है वो ताला बंद भी तो कर सकती है। हम ताला बंद करने के लिए दूसरी या किसी और ताले की चाबी का प्रयोग नहीं करते ना। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जिस टूल से समस्या हल हो सकती है वही टूल समस्या को बढ़ा भी सकता है अगर उसका प्रयोग नहीं किया जा रहा है ठीक ढंग से। एक ब्लेड जो दाढ़ी बना सकता है वो कट भी लगा सकता है। अब ये हमारे ऊपर है कि हमें ताला खोलना है या ताला बंद करना है। तो बच्चों को एक अच्छा मनुष्य बनाने की प्रक्रिया में अनुशासन ऐसी ही चाबी है जो उन्हें मनुष्य भी बना सकती है, और इसका प्रयोग ठीक से नहीं समझा गया या नहीं किया गया तो दानव भी बना सकती है। अनुशासन के नाम पर आम तौर पर हम केवल डांट डपट तक ही सीमित नहीं रहते, बल्कि जरा जरा सी छोटी छोटी बात पर, ऐसी बात पर भी जिसे आसानी से अवॉइड किया जा सकता है, ऐसी बात पर भी हम उन्हें स्पैंक या ड्रबिंग या थप्पड़ लगा देना बहुत ही सामान्य सी बात समझते हैं। यहाँ तक कि बच्चे को अनुशासन सिखाने का एकमात्र तरीका इसे ही मान लिया जाता है ना। और बच्चे को उनके पूरे बचपन के दौरान बार बार दंडित किया जाता रहता है, उन्हें सिखाया जा रहा है ना। मारपीट, धमकाना, यहाँ तक कि लात चाबुक जैसी चीजों तक का इस्तेमाल किया जाता है। हैरानी हो रही है आपको, पर होता है। स्कूल्स हों, रेजिडेंशियल स्कूल्स हों, संस्थाएं हों या घर हो, ऐसा अनुशासन किसी काम का नहीं होता। यह अनुशासन सिखाने का अनुशासनहीन तरीका है। इतना ही नहीं, ये तरीका तो एक नन्हे से बच्चे के अंदर, नन्हे से मासूम के अंदर साइकोपैथ, सीरियल किलर, एंटी सोशल पर्सनैलिटी को डेवलप कर रहा होता है। तो हमें क्या चाहिए? और हमारे बाद इस समाज के लिए जब हम नहीं होंगे तब इस समाज के लिए, इस राष्ट्र के लिए, और फिर सबसे बड़ी बात खुद उस बच्चे के अपने निजी जीवन के लिए क्या अनुशासन सिखाने के इस तरीके को अपनाकर हम स्वयं एक बड़ी समस्या को तैयार नहीं कर रहे हैं? रुकिए, कुछ देर के लिए रुकिए, ठहरिए, सोचिए, हम चाहते क्या हैं? पूछिए खुद से। और हम बना क्या रहे हैं? तो जो पका रहे हैं वही खाने को मिलेगा। एक सहमा हुआ बच्चा, एक डरता हुआ बच्चा, सर नीचे झुकाए, आंखें नीचे करे, चुपचाप खड़ा रहने वाला बच्चा, हमारी एक तिरछी नजर पर कांप जाने वाला बच्चा, हमारे लिए शायद ये जरूरत हो, हमें हो सकता है इसमें संतुष्टि मिलती हो, लेकिन ये सब आगे चलकर हमारे लिए भी अर्थहीन होने वाला है। और ये चेतावनी मैं नहीं बल्कि APA देता है, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, जिसकी स्थापना ही इस उद्देश्य को लेकर की गई हो कि एक एक व्यक्ति की जिंदगी को बेहतर करने के साथ साथ पूरे समाज, पूरी सोसाइटी को मनोविज्ञान के ज्ञान को अमल में लाकर लाभ पहुंचे। जब एडवांसमेंट कम्युनिकेशन कितना आवश्यक है इस पर बल दिया जा रहा हो,
बार बार अपराधों पर अध्ययन करके बताया जा रहा हो, तब चाबी से ताले को बंद कर देने वाले रास्ते को हम क्यों अपना रहे हैं? ये वही चाबी है जो ताले को खोल सकती है और दरवाजे की दूसरी तरफ बेहतर, रंगीन और खूबसूरत दुनिया प्रतीक्षा में है। जरूरत है बस चाबी को सही दिशा में घुमाने की। दरअसल इस तरह के अनुशासन का तरीका अपनाने वाले माता पिता की सबसे बड़ी वजह ये है कि वे खुद अनुशासनहीन होते हैं और इसलिए वो अपने बच्चों के सामने आदर्श के रूप में ये अनुशासन विहीन व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। ये माता पिता बच्चों से ये चाहते हैं कि वो करो जो हम चाहते हैं, लेकिन वो नहीं करो जो हम करते हैं। मतलब बच्चे वैसा करें जैसा वो चाहते हैं और वैसा ना करें जैसा वो करते हैं। वो कई बार अपने बच्चों के सामने शराब पी लेते हैं, नशा कर लेते हैं, सिगरेट पीते हैं, गुटखा खाते हैं, बिना झिझके बच्चों के सामने झगड़ते हैं, बिना रोक टोक, बिना सम्मान रखे और बिना तर्क वाली बात रखे आपस में उलझते हैं। गाली गलौज सामान्य सी बात है, अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे होते हैं। ये सब कहकर मैं क्या कहना चाहती हूँ? कहने का अर्थ ये है कि वो लापरवाह होते हैं। वे ऐसे बातें करते हैं जिन्हें कभी नहीं निभाते। उन्हें अपनी जिंदगी हीन भावना से घिरी बिखरी हुई तो लगती है, लेकिन वो अपने बच्चों की जिंदगी को नियमित और व्यवस्थित बनाने का प्रयास करते हैं अनुशासन से। पर ये बात बच्चों की समझ से बाहर की होती है। अगर पिता माँ को रोज पीटता हो तो फिर बच्चे को अपनी छोटी बहन को पीटने में भला क्या गलत लगेगा और क्यों गलत लगेगा? भले ही इसके लिए उसकी बाद में मार पड़े, पर वो इसके लिए मैच नहीं कर पाएगा। क्या कोई मतलब निकलेगा अगर उसे ये कहा जाए कि गुस्से पर काबू रखना सीखो? निकलेगा इससे कोई मतलब? कैसे कैसे सीखे और कहाँ से सीखे? कहाँ जाकर सीख कर आए? इसके लिए तो कोई ट्यूशन लगाया नहीं है, इसके लिए कोई इंस्टीट्यूशन बना नहीं है। हम स्कूल की पढ़ाई के लिए तो ट्यूशन पढ़ने भेज देते हैं और संभव है कि जिस टीचर के पास पढ़ने जाता हो वहां पर भी गुस्सा करना ही सीखा जा रहा हो। वहां भी टीचर और उसके घर में यही सब वो देख कर आता हो। गणित, इंग्लिश, टेबल ये सब तो याद हो जाएंगे, पर जिंदगी में समस्या का समाधान का सबक वो क्या सीख रहा है? वो कहाँ सीख रहा है? उसे कैसे सिखाया जा रहा है? ये भी तो हर पल याद हो रहा है, क्योंकि कम उम्र में हमारे पास तर्क या विश्लेषण की शक्ति नहीं होती। इसलिए हमारे गुरु, हमारे माता पिता, हमारे टीचर्स, हमारे बड़े भाई बहन हमारे आदर्श होते हैं, हमारे भगवान के समान, जो कभी गलत नहीं हो सकते। तो जब बच्चे इनके द्वारा किसी काम को करने का तरीका देखते हैं तो उन्हें उस काम को करने का वही तरीका सही जान पड़ता है। यदि बच्चा या किशोर हर रोज अपने माता पिता को अनुशासन, संयम, सम्मान, धैर्य के साथ नियमित तरीके से काम करता देखेगा तो ये बात उसके भीतर गहरे तक बैठ जाएगी कि जीने का यही सही तरीका है। लेकिन एक प्रश्न यहाँ ये भी उठता है कि पूरी तरह से अनुशासित, संयमित और व्यवस्थित जीवन जीने वाले डॉक्टर, वकील, व्यापारी, बिजनेसमैन, शिक्षक के घरों में अनुशासनहीन, अव्यवस्थित, असंयमित, हिंसात्मक प्रवृत्ति वाले बच्चे भी मिल जाते हैं। माता पिता बहुत अनुशासन वाले हैं, बहुत संयमित जीवन जी रहे हैं, व्यवस्थित जीवन शैली है, लेकिन फिर भी उनके बच्चे वैसे नहीं होते।
हो जाता है ना कहीं कहीं ऐसा। और किसी दूसरे जो अशिक्षित परिवार है, अव्यवस्थित परिवार है, उसके बच्चे व्यवस्थित हो सकते हैं। और कभी कभी तो अनुशासनहीन टूटे बिखरे परिवारों में बड़े ही अनुशासित बच्चे तैयार होते हैं। देखा है ऐसा? हम में से है कोई ऐसा जिसके मन में ये प्रश्न आता हो कि भाई मैं तो बहुत संयमित हूँ, हम पति पत्नी तो बहुत संयमित जीवन शैली से जी रहे हैं, लेकिन हमारे बच्चे तो रात भर जागते हैं, सुबह देर तक सोते हैं, बहुत ही असंयमित जीवन शैली है। और सारा दोष हम किस पर देते हैं? आज की जीवन शैली पर, आज की व्यवस्था पर, आज की जॉब्स, आईटीज पर। देखा है ऐसा? ढूंढिए। अगर हमारे परिवार में ऐसा नहीं है तो एक आध परिवार अपने आसपास मिल जाएगा। अनुशासन में अनुशासनहीन बच्चा और अनुशासनहीनता वाले परिवार में अनुशासित बच्चा कैसे हो जाता है, कैसे संभव हो जाता है ऐसे? दरअसल कभी कभी अनुशासनहीन और अस्त व्यस्त परिवारों में प्यार के एहसास की मौजूदगी बच्चे को अनुशासित बना देती है। इसलिए आदर्श बनने से भी अधिक महत्वपूर्ण तत्व है प्यार, अपनापन। और न केवल प्यार और अपनापन होना, उसका एहसास भी होना। प्यार और अनुशासन दोनों के बीच कैसा संबंध? हम प्यार करेंगे तो अनुशासित बच्चे कैसे रहेंगे? अनुशासन में तो हमें थोड़ा कठोर रहना पड़ता है, यही ना? अच्छा सोच कर देखिए, किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसे गार्डनिंग का शौक हो, या जिसे अपनी मोटरसाइकिल से बहुत ज्यादा प्यार हो, जिसे अपनी, या किसी को गिटार से या अपने घर से बहुत ज्यादा प्यार हो। अपने आसपास ही कोई ना कोई मिल जाएगा, या हमारे अंदर ही शायद कुछ ऐसा हो। तो आप में से कोई है ऐसा जिसे अपने किचन गार्डन से या किसी भी चीज का इतना शौक हो जिसे आप अपना प्यार कह सकते हो? है? ठीक है। जिसे गार्डनिंग का शौक है, वो अपने पौधों को कितना समय देता है? कभी कभी महीने में, या रविवार के रविवार, 15 दिन में एक बार, या रोज सुबह उनसे बातें करता है, सुबह शाम। और छुट्टी वाले दिन तो ढेर सारा समय पौधे की काट छांट, प्रूनिंग, खाद, मिट्टी देखना, बदलना, पानी की सही मात्रा, ये सब को लेकर कितना समर्पित रहता है। क्यों? क्यों? क्यों इतना समर्पण? क्या कारण है? क्या कारण है इसके पीछे? ऐसा करके हमें अच्छा लगता है, मन खुश होता है, इसीलिए तो संतुष्टि मिलती है ना। दरअसल हम जिसे चाहते हैं, जिसे प्यार करते हैं, चाहने का कारण कुछ भी हो सकता है। उसकी उपयोगिता हो सकती है, उससे मिलने वाला यश हो सकता है, उससे मिलने वाली संतुष्टि हो सकती है, उससे मिलने वाला सुकून हो सकता है, कुछ और भी। तो वो हमारे लिए व्यक्ति या वस्तु मूल्यवान बन जाती है, कीमती हो जाती है, और तब हम उसे ज्यादा से ज्यादा समय देते हैं। उसका आनंद पाने के लिए, उसके साथ का आनंद पाने के लिए और ज्यादा समय देते हैं, उसे सहेज कर रखने के लिए, देखभाल करने के लिए। मतलब ये कि हम उसकी बहुत केयर करते हैं, समय देते हैं। तो जो चीज हमारे लिए कीमती होती है, हम उसकी इतनी केयर करते हैं जितनी किसी और की नहीं। और ये कीमत कोई धन से नहीं, बल्कि उसे प्यार करके, उसे चाहने वाले की दृष्टि से मापी जा सकती है। जब एक पत्नी पति के लिए मूल्यवान होती है, या पत्नी के लिए पति मूल्यवान होता है, तो आपस में समय बहुत व्यतीत करते हैं। जब बच्चे हो जाते हैं तो बच्चे मूल्यवान हो जाते हैं, तो दोनों का समय बच्चों के प्रति समर्पित हो जाता है, और बच्चों के साथ अपेक्षाकृत अधिक समय व्यतीत करने लगते हैं। फिर कार्य अथवा कोई संस्था अधिक मूल्यवान हो जाती है, या इससे बाहर कोई व्यक्ति मूल्यवान हो जाता है, तो हम अपना समय वहां देने लगते हैं। तो हम यूं देखते हैं कि हम अपना समय कहाँ अधिक लगा रहे हैं, तो पाएंगे
कि जहाँ और जो हमारे लिए मूल्यवान होता जाता है, हम अपना उसे ज़्यादा समय देते ही हैं। तो जो हमारे लिए मूल्यवान होता है, हम उसे अपना ज़्यादा समय देते ही हैं। तो इसी तरह माता पिता द्वारा दिए जाने वाला समय, और केवल बहुत सारा समय ही नहीं, बल्कि क्वालिटी टाइम, समय की गुणवत्ता, समर्पण पूरी तरह से एहसास करा जाती है कि वो उनके लिए कितना कितना महत्वपूर्ण है। हो सकता है बच्चा कभी ये कह दे कि माता या पिता उसकी अनदेखी कर रहे हैं। हो सकता है बच्चा कभी ये कह दे कि आप मुझे प्यार नहीं करते। हो सकता है बच्चा कभी ये कह दे कि आप मुझ पर ध्यान नहीं देते। हो सकता है ना। हो सकता है जब कभी माता पिता बच्चे को डांटे तो वो ये बात महसूस करे कि ये तो मुझसे प्यार ही नहीं करते, बड़े वाले भाई से ज़्यादा प्यार करते हैं, या मुझसे प्यार नहीं करते, छोटी वाली बहन से ज़्यादा प्यार करते हैं। अक्सर हम घर में देखते हैं जब बच्चे लड़ते हैं और माता पिता किसी एक को डांटते हैं तो दूसरे के मन में ये आ ही जाती है कि मुझसे प्यार नहीं करते और हमेशा उसी की साइड लेते हैं। वो छोटी है तो क्या हुआ, हमेशा उसी की साइड लेते हैं, हमेशा मुझे ही झुकना पड़ता है। या फिर वो बड़ी है तो क्या हुआ, वो हमेशा उन्हीं की साइड लेते हैं। ऐसे बच्चों के मन में ये भेद आ सकता है। लेकिन लेकिन ये सब कहते हुए भी ये सब कहते हुए भी अंदर से बच्चे जानते हैं कि उन पर ध्यान दिया ही जाता है। बच्चे जानते हैं कि माता पिता उनसे प्यार करते हैं, और ये जानना ही, ये एहसास ही ढेर सारा सोना पाने से कहीं अधिक कीमती धरोहर है ना। क्योंकि जब बच्चे को ये लगता है ना कि वे कद्र के लायक हैं, तो वे इससे अपनी कीमत जान जाते हैं। वो जान जाते हैं कि वो मूल्यवान है। ये बात केवल बच्चों पर ही लागू नहीं होती, ये बात हर व्यक्ति पर, संसार के हर व्यक्ति पर लागू होती है। हर मनुष्य ये चाहता है कि कोई उसकी कद्र करे। हर मनुष्य ये चाहता है कि दुनिया में कोई तो हो जो उससे प्यार करता हो, जो उससे कहता हो, जिसके लिए वो मूल्यवान हो। और इसीलिए बार बार ये कहा जाता है कि केवल कह देना भर भी नहीं, कह देना आवश्यक है, लेकिन केवल कह देना नहीं, ये एहसास कराना भी कि तुम मेरे लिए मूल्यवान हो, ये बेहद आवश्यक होता है। और ये एहसास कैसे दिलाया जा सकता है? जब हम क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, साथ बिताएं, एहसास दिलाएं पूरे समर्पण के साथ। और कोई तरीका ही नहीं ये एहसास दिलाने का कि मैं तुम्हारी कद्र करती हूँ या मैं तुम्हारी कद्र करता हूँ। स्वयं के मूल्यवान होने का एहसास कि मैं एक मूल्यवान व्यक्ति हूँ, ये मानसिक स्वास्थ्य के लिए बेहद आवश्यक है। तो आज से ही शुरू करेंगे, अपने बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर करेंगे, उन्हें एहसास दिलाएंगे कि वो हमारे लिए सबसे मूल्यवान है। अपने पति पत्नी के रिश्ते में हम ये एहसास दिलाएंगे कि वो हमारे लिए बहुत मूल्यवान है। और जब हम ये एहसास दिलाएंगे तो वो इसे अपने अंदर महसूस करेंगे। वो महसूस करेंगे कि हमारे माता पिता भी मूल्यवान हैं। तो जितना कुछ भी कमाया है उससे कहीं अधिक इस एहसास का एहसास है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर इसी बात को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए खुश रहिए। ओम नमस्ते जी। शांतिरंतरिक्षं शांति।
शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति शाम